शिवम कौशल आपका द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने कल आपको यूपी टेट 2018 का प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। उस 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन का आज हम आपको सॉल्यूशन देंगे। कल वाले क्वेश्चनों में अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। ऑप्शन आपके सामने है 19/30, 2/3, 7/10, 16/30। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है सारे भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट कर लो। अगर हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 3/5 का मतलब होता है भाग दशमलव, ये 0, 5 से 30 को काटेंगे 0.6, इसको डिवाइड करेंगे दशमलव, 0 बढ़ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8। हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है इन चारों में जो इनके मध्य ना आता। तो पहले हम इसको डिवाइड करके देखें। 30 का भाग देंगे दशमलव, फिर भाग देंगे 0, तो 3 से 3, 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 18, लगभग 6 के ऊपर जाएगा, मतलब इसके बीच में वेरी करेगा। इसको सॉल्व करते हैं, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव, 0, 3 से भाग देंगे तो 3 18, लगभग 6 के बाद ए भी आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव 7 भी इसी के बीच आएगा। तो बचा ऑप्शन नंबर 4 और बिना सॉल्व किए इसको हम टिक लगा देंगे, क्योंकि यही एक नंबर होगा जो इसके बीच में वेरी नहीं करेगा, क्योंकि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अगर ये तीनों ऑप्शन हमारे नहीं है तो जो ऑप्शन बचा वही हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि 3 पेन, 2 पेंसिल, 4 रबर, 3 पेन, 2 पेंसिल प्लस 4 रबर का मूल्य 92 रुपीज है तथा 8 पेंसिल, 8 पेंसिल प्लस 16 रबर का मूल्य 68 रुपीज है, तब 24 पेन का मूल्य बताइए। हमसे किसका मूल्य पूछा है? 24 पेन का। अगर हमारे पास एक पेन का मूल्य आ जाए तो हम 24 पेन का मूल्य निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखें। इस इक्वेशन में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 से अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो देखिए 4 से हम डिवाइड करते हैं तो यहां पर कितना बचेगा? 2 पेंसिल प्लस 4 रबर इज इक्वल टू, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 17 रुपया। कहने का मतलब 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य है 17 रुपया, और यहां पर दिया है 3 पेन, 2 पेंसिल, 4 रबर का मूल्य दिया है आपको 92 रुपीज। तो यहां पर हम 2 पेंसिल, 4 रबर का मूल्य यहां पर रख दें तो 3 पेन प्लस, इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे? 17 रुपए इज इक्वल टू 92। 3 पेन इज इक्वल टू 92 में से 17 गया तो 92 माइनस 17
तो माइनस करिए 92 में से 17, तो हम 92 में से 20 माइनस कर लें तो 82 और 72 में 3 जोड़ देंगे तो 75, तो 3p इज इक्वल टू 75। तो 3 से इसको काट दीजिए, 25 या 75, एक पेन का मूल्य आ गया 25 रुपए। तो हमसे क्या पूछा है, 24 पेनों का मूल्य बताइए। तो 24 पेनों का मूल्य क्या होगा, तो कर देंगे 24 इंटू 25। कभी भी दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर आपको करना हो तो एक तरीका होता है भी सॉल्ट, इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए या इसका स्क्वायर करके घटा दीजिए। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 625 में हम 25 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 600 रुपया। 600 रुपए हमारा जो आंसर है वो कितने पेनों का मूल्य, 24 पेनों का मूल्य। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा। कहने का मतलब दो लगातार संख्याओं का गुणा करना हो तो छोटी संख्या का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए या बड़ी संख्या का स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है, पहला पॉइंट, 2 कोण और 1 भुजा। दूसरा ऑप्शन दिया है केवल 3 भुजाएं। तीसरा दिया है केवल 3 कोण। चौथा दिया है 2 भुजाएं और उसके मध्य का कोण। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ट्रायंगल के लिए कभी भी आपको कोई ट्रायंगल बनाना हो तो उसके लिए आपको एक साइड मतलब एक भुजा एक भुजा होनी आवश्यक है। ये हमेशा डिसाइड रहेगा, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें हमको एक भुजा चाहिए। और जब हमको एक भुजा चाहिए तो इसमें देखिए, पहले वाले में एक साइड है, दूसरे वाले में तीनों भुजाएं, 3 भुजाएं होंगी तो तीनों भुजाओं से ट्रायंगल बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है केवल 3 कोण, तो केवल 3 कोण से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमको क्या जरूरी रहेगा, एक भुजा होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप होगा। तो देखो, ये सेल्सियस में दिया है, हमको किस में बताना है, फ़ारेनहाइट में। और जब हमको फ़ारेनहाइट में बताना है तो इसका एक फार्मूला होता है, वो लिख लीजिए, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। यहां पर हम सेल्सियस का मान रखेंगे 37/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। सॉल्व करेंगे, 9 का इसमें मल्टीप्लाई, 5 का इस तरफ मल्टीप्लाई। तो 9 का मल्टीप्लाई करिए, 9 7 63, कैरी कितना 6, 9 तिया 27, 27 6 33 इज इक्वल टू 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू F 5F, 5 इंटू 32 माइनस 5 दूनी 10 0, 5 तिया 15 1 16, 33 3 3
माइनस का 160 इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 160 इज इक्वल टू 5 फ़ारेनहाइट। इनको जोड़ दीजिए, 0 0 को आप 3 में जोड़ेंगे 3, 6 को 3 में जोड़ेंगे 9, 1 को 3 में जोड़ेंगे 4 इज इक्वल टू 5f। तो f इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 493 अपॉन 5। तो 493 अपॉन 5, तो ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, इसको डिवाइड कर लीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 नम 45, 4 बचा, 55 40, 5 छक्का 30, तो इतना फ़ारेनहाइट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें दिया है बी, इतने डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 285। तो हमसे पूछा गया है 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.99 का होल स्क्वायर का मान बताइए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों में कि एक हमको पहले सीरीज देगा, दूसरे उसी सीरीज पर बेस्ड एक हमको क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन को आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यही सेम सीरीज इस क्वेश्चन में बनेगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 11/100 का होल स्क्वायर प्लस 22/100 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 99/100 का होल स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 11/100 का होल स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का होल स्क्वायर। यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं 11/100 की पावर 2। तो अगर यहां पर हमने 11/100 की पावर 2 कॉमन लिया, यहां पर हमने 11/100 की पावर 2 कॉमन लिया, तो यहां पर कॉमन बचा शेष 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 9 का स्क्वायर। और जब अगर हमने इसका स्क्वायर देखा तो यही वैल्यू हमको यहाँ गिवन है, और जो वैल्यू यहाँ गिवन है उसका मान कितना 285। तो इसको अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं 1/100 11/100 इंटू इस पूरे का मान है 285। तो इसको लिखने के लिए 285 इंटू 11 इंटू 11/100 इंटू 100। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 11 का मल्टीप्लाई जब हम किसी संख्या में करते हैं तो उन्हीं अंकों को हम बार बार जोड़ते हैं। जैसे कि इसमें हम 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर जब हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे साइड में देख लीजिए 285 इंटू 11 285 इंटू 11। तो 5 की जगह 5 लिख दीजिए, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 8 2 10, 10 और 1 11, 1 कैरी तो 2 और 1 3। ये हो गया 11 का मल्टीप्लाई। एक बार हमको फिर 11 का मल्टीप्लाई करना है तो एक बार फिर से कर दीजिए। तो 5 की जगह 5 लिख दीजिए, 5 3 8, 3 और 1 4, 3 और 1 4, और यहां पर क्या लिखोगे 3, और
और जब आ गया आपका मल्टीप्लाई 3 4 4 8 5 डिवाइडेड बाई 1 के आगे 4 टाइम्स 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 0 हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, दशमलव। कितने अंकों बाद, कितने अंक पहले, 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा 3.4485। यही आपका आंसर होगा, आंसर नंबर सी 3.4485। 11 का मल्टीप्लाई करने का तरीका याद रखें। एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं 11 का मल्टीप्लाई किस तरीके से आप लोग करेंगे। जब भी आपको 11 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में करना हो, जैसे कि 5 3 6 3 1 2 3 इंटू 11, तो आखिरी में जो अंक हो उसको एडिटिज लिख दो। 3 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 6 3 9, 6 3 9, 5 3 8 और 5 को भी एडिटिज लिख दो। यही हमारा 11 का मल्टीप्लाई होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो फैक्टर गुणनखंड दिया हुआ है 2 3 5 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z। तो x प्लस y प्लस z का मान बताइए। तो आपको ये जानना है कि इस संख्या के अंदर 2 के फैक्टर हैं, 3 के फैक्टर हैं और 7 के फैक्टर हैं। फैक्टर निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो गुणनखंड विधि, एक एलसीएम विधि। तो एलसीएम विधि आपको लेके दिखा देंगे। 2 3 5 2 का एलसीएम 2 से डिवाइड करिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छह 12, 2 से फिर डिवाइड करिए, 2 पंचे 10, दुर्वट 16 दुर्वट 16, 2 से फिर डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 ने 18, 2 दूनी 2 चौको 8, 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 3 से देख लीजिए, 3 चौको 12, 2 बचा 3 में 27, यहां पर 7 से डिवाइड करिए और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो यहां पर 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4। तो इसी चीज को हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 कितनी बार आया, 1 बार, 3 की पावर 1 और 7 कितनी बार आया, 2 बार, इंटू 7 की पावर 2। तो अगर हम तुलना करें तो x की जगह पर क्या आ गया 4, y की जगह पर क्या आ गया 1 और z की जगह पर क्या आ गया 2। इसका मान हम इसमें पुट कर दें तो x की जगह क्या रखेंगे 4, y की जगह 1 और z की जगह 2। तो आंसर हमारा कितना 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है ये रीजनिंग का भी पार्ट है और मैथ का भी पार्ट है। इसमें लिखा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो सबसे पहले घन का आयतन,
घन जो होता है इस टाइप का, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो सबसे पहले हम घन के फार्मूले देख लें। घन में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है साइड क्यूब भुजा क्यूब। इसका टीएसए जो होता है वो होता है 6a²। इसका सीएसए होता है 4a²। और इसका विकर्ण जिसको हम डायगोनल बोलते हैं वो होता है भुजा √3। यही हमारे क्यूब के फार्मूले हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। ठीक, तो पहले कौन सा घन है 15 सेंटीमीटर वाला, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा 15 गुणा 15 गुणा 15। कितने सेंटीमीटर के घन काटने हैं 3 सेंटीमीटर के, तो एक घन का आयतन कितना, इतना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3×5 15, 3×5 15 और 3×5 15, तो 5 × 5 × 5 हो जाएगा 125। तो टोटल कितने घन काटे जा सकते हैं 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिमाइंडर थ्योरम से है, और रिमाइंडर थ्योरम में लिखा है 3 की पावर 1989 को 7 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। तो सबसे पहले जब भी हम जिस संख्या का भाग देते हैं उसके फैक्टर कर लेते हैं। तो यहां भाग किससे देना है 7 से। 7 के फैक्टर करो, वो भी फैक्टर जो हम करेंगे वो प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड कितने होंगे 2, 1 और 7। तो ध्यान रखना जब हम देखेंगे कि इसके जो गुणनखंड होंगे उसको कितने से डिवाइड करेंगे, तो 7 × 1 में से 1/7 माइनस कर दीजिए, तो 7 × 6/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो अब 7 की जगह किससे भाग देना है 6 से। 6 से इस पावर को डिवाइड कर दीजिए 1989/6। 6 से काटिए 6 × 18, 6 × 18, 6 कम 6 कितना बचा 3। तो जो पावर में रिमाइंडर बचे वही उसकी पावर हो जाएगी। तो 3 की पावर कितनी 3। किससे डिवाइड करना है 7 से। तो 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 27। 27 को किससे डिवाइड करोगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 6, क्योंकि 7 × 21, तो शेषफल कितना 6। यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सही और बिल्कुल कम समय में आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक। तो सबसे पहले जानिए ऋणोत्तर, ऋण से इतर कहने का मतलब जो ऐसा अभाज्य नंबर जो ऋणात्मक ना हो। यहां पर हमको दिया है 0, 1, 2, 3, लेकिन हमें कौन सा नंबर बताना है सबसे छोटा अभाज्य नंबर। सबसे पहले प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर की जो कंडीशन होती है, प्राइम नंबर की जो कंडीशन होती है वो हमेशा कहती है कि उस संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बनेंगे, एक तो 1, एक वही नंबर। प्राइम नंबर के सिर्फ वही फैक्टर बनेंगे, एक तो 1, एक वही नंबर। तो 0 तो हमारा कोई फैक्टर नहीं बनाएगा, 1
1 के अगर हम फैक्टर करने जाएं तो सिर्फ और सिर्फ 1 फैक्टर होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 कोई फैक्टर नहीं होता है। 2 का अगर हम फैक्टर करने जाते हैं तो 1 इंटू 2, तो एक तो 1 हमेशा होगा, दूसरा उसका नंबर होगा, तो ये प्राइम नंबर है। 3 के भी अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये 1 से भी कटेगा और अपने खुद के नंबर से कटेगा, तो ये भी प्राइम नंबर है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। इसके संबंध में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम के साथ अभाज्य भी है, प्राइम नंबर भी है, तो वो नंबर कौन सा? 2। ऐसी कौन सी संख्या है जो सम के साथ अभाज्य भी है? तो आंसर क्या होगा? 2। और यहां पर भी आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितना क्वेश्चन है सर अभी? 2-3 होते हैं, 4। एक आध क्वेश्चन जो कुछ गड़बड़ हुआ है वो हम बताएंगे, हमने 2-3 बार बनाया उसको, कैलकुलेशन हुआ था। ठीक, यदि x और y शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं तो x और y वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर x और y रियल नंबर है तो x² प्लस xy प्लस y²। पहला ऑप्शन दिया है हमेशा ऋणात्मक होंगी, तो देखो ये x साथ होंगी, ये बात आप कह ही नहीं सकते हैं। अगर हमने मान लिया कोई भी ऑप्शन रख लीजिए 1 2, अगर 1 2 यहां रखेंगे तो कोई साइन माइनस का आएगा? नहीं आएगा। -1 -2, अगर आप यहां पर भी रखते हैं, पहली बात तो कहा नहीं गया कि ऋणोत्तर शून्य उत्तर हो, ठीक, शून्य से ज्यादा, तो हम यहां पर कोई भी नंबर रखेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा? एक धनात्मक पूर्णांक, और इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी जो कि हमारा दिया है कि हमेशा धनात्मक होंगे, तो यही हमारा आंसर होगा, हमेशा धनात्मक होंगे। जब भी कोई भी वास्तविक संख्याएं हो तो आप कोई भी नंबर उठा के एजम्पशन कर सकते हो। यहां पर हम 1 2 2 3 3 1 कुछ भी रखोगे इस इक्वेशन में, हमेशा हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 6 7 4, यहां पर स्टार है और स्टार में आपके सामने ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम ये देखें क्या इसमें कंडीशन बन सकती है जिससे हम इसका मान बता सकते हैं। तो यहां पर हम देखें, यहां 7 है, अगर हम 4 में 3 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? 7, या 6 में 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? 7। उसी तरीके से क्या इसमें हो रहा है? 3 और 2 5, 4 और 1 5, 8 7 15, 9 6 15, 6 5 11, 7 4 11, तो स्टार की जगह पर क्या आ जाएगा? 11। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन और लिखा है 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई लीस्ट नंबर चाहिए है तो लीस्ट नंबर के लिए
एलसीएम मेथड होता है। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा सभी नंबरों का। तो सभी नंबर कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सब का एलसीएम के लिए गुणनखंड कर लेते हैं। 4 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, 5 का 5, 6 का 2 इंटू 3, 7 का 7, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3, 10 का 2 इंटू 5। अब एलसीएम निकालने के लिए जो मिले वो भी लिखो, जो ना मिले वो भी लिखो। तो सबसे पहले 2 कॉमन देखते हैं। यहां है, जहां जहां कॉमन है वहां हम गोला करते जा रहे हैं। 2 कॉमन ले लिया इंटू 3। 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, और कहीं से 2 यहां है, 2 यहां है, 5 यहां है, 5 यहां है, 7 यहां है, और कुछ बचा हो तो देख लीजिए। यहां पर 3 बचा है, यहां पर 2 बचा है। ये भी लिख लीजिए 3 इंटू 2। अब सॉल्व कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, 120 सत्ते 840 इंटू 3, 0, 4 दिया, 12 की 2, हाथ से 1, 8 दिया 24, 1 25। यह हमारी वह संख्या है जो इन सभी से डिविजिबल होगी, और वो कैसा नंबर है? लीस्ट नंबर। यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में कुछ और दिया है। ऑप्शन क्या है? 5040। दूसरा ऑप्शन है 2550। तीसरा ऑप्शन है 1000, और चौथा ऑप्शन है 100। तो अगर ए ऑप्शन हमारे सवाल में नहीं दिया है तो इसी का मल्टीपल ही कोई आंसर होगा। तो 2520 का मल्टीपल क्या है? 5040। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 5040। यहां पर आपका 2018 का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। जो भी कोई समस्या आपको किसी क्वेश्चन में आती है, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको आने वाले समय में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आपको बेनिफिट होगा, और भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाले जाएंगे। थैंक यू।